नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस मंच पर हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानियों के इस सफर में आज का पड़ाव है मृदुला गर्ग जी की कहानी लिली ऑफ द वैली। कहानी 4 दोस्तों की है जो एक अरसे बाद आपस में मिलती हैं। फिर क्या होता है, हमारे साथ साथ सुनिए। तो सुनना प्रारंभ करें। हम चारों कॉलेज में एक साथ पढ़ती थीं, निशी, मणि, विभा और मैं। सबसे पहले मेरा विवाह हुआ और तभी हमने एक दूसरे से वायदा किया कि हम में से जिसका विवाह सबसे बाद में होगा, कम से कम उसमें हम दोबारा अवश्य मिलेंगे, चाहे कहीं भी रहें। मेरे विवाह को 6 वर्ष हो चुके और अब विभा का विवाह है। निशी और मणि का इस बीच विवाह हो चुका। विभा उन दिनों डॉक्टरी पढ़ने अमेरिका गई हुई थी और मैं किसी न किसी कारण दोनों के विवाह में नहीं जा पाई थी। विभा की शादी का कार्ड पाने पर अपना पुराना वायदा याद आया। उनसे मिलने को मन कर आया। खासकर निशी से मिलने को मैं अत्यंत उत्सुक हो उठी। यूं घनिष्ठ हम चारों रहे थे, पर निशी के साथ मेरे ही नहीं, हम सभी के संबंध सामान्य ढंग के नहीं थे। कारण निशी ही सामान्य ढंग की नहीं थी। वह उन स्त्रियों में से थी जिनके बारे में अंग्रेजी कवि बैरी ने लिखा है, आकर्षण वह गुण है जिसके रहते स्त्री को और कुछ नहीं चाहिए, और जिसके न रहने पर कुछ भी उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। पतला लंबा छरेरा शरीर, सांवला रंग, ऊंचा ललाट, भारी केशों का ढीला जूड़ा, भावपूर्ण आंखें जिनमें प्रायः कुछ व्यथित बहका सा भाव रहता था, पर उसकी आंखों का वह बादल उसकी उदार मुस्कुराहट के सामने छंट जाता था। मुस्कुराने को वह सदा तत्पर रहती थी। उसका आकर्षण उसके रूप में नहीं था, उसे असामान्य बनाता था उसका आदर्शवाद। प्रेम में उसका अगाध विश्वास था और वह फिल्मी न होकर सहज मौलिक था। कॉलेज के दिनों की अपरिपक्व उम्र में भी उसके मुंह से प्रेम की सराहना हमें फिल्मी संवादों की तरह नहीं लगी। वह मानती थी 2 आत्माओं के सह स्पंदन को प्रेम कहते हैं और वह आत्मा की तरह अनश्वर होता है। उसका कहना था, आदर्श अनश्वर प्रेम होने पर ही वह विवाह करेगी। दैनिक जीवन की नीरस या घिनौनी कथाएं सुनकर वह मुस्कुरा भर देती थी, जैसे उन सबसे अछूती हो। आम लड़कियों की तरह हम आपस में अश्लील या गवारू मजाक कर लेते थे, पर उसके रहते नहीं। वह उन चरित्रों में से थी जिन्हें उपन्यास या कहानी में पाकर हम उनका मजाक उड़ाते हैं, पर सामने पड़ जाने पर प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। उसके विवाह के बारे में सुना था। पति राकेश के साथ उसका एक चित्र भी मेरे पास है। सुना था जैसा वह चाहती थी वैसा हुआ था। उसके पति की दीवानगी के किस्से सुने थे। कैसे वह निशी की एक झलक पाने के लिए तेज ज्वर में उसकी खिड़की के सामने खड़ा रहता था। कैसे उसने एक दिन में निशी को 5 पत्र लिखे थे।
कैसे वह उस पर कविता लिख उन्हें गीतों में बांध घंटों गाकर सुनाया करता था। निशी को कविता और संगीत से लगाव था ही। सुना था दोनों एक दूसरे में मग्न रहते हैं। राकेश का चित्र देखा था। लगा था पुरुष का त्रुटिहीन सौंदर्य स्त्री के सौंदर्य से भी अधिक मोहक होता है। शायद इसलिए कि उसके बारे में इतना पढ़ा सुना नहीं रहता। कोई भी अति विलक्षण होने पर ही चुंबक समान हमें आकर्षित करता है। अपने पति को चित्र दिखलाया तो वे बोले, मुझे इसकी आंखों का भाव अच्छा नहीं लगा। मैं हंसकर रह गई। ईर्ष्या होना अनिवार्य था। मेरे पति सामान्य रूप रंग, साधारण बुद्धि और आम भावनाओं वाले सज्जन पुरुष हैं। न मंत्रमुग्ध करने वाला आकर्षण है, न चौंका देने वाली भावनाओं की प्रचंडता। हमारा विवाह हमारी व हमारे माता पिता की सहमति से हुआ था। हम एक दूसरे को पसंद थे, पर हमारी शादी ना होती तो हमारा दिल टूटता नहीं, किसी और को स्वीकार कर लेता। हम सुखी थे, सफल थे, सहानुकूल थे, प्रेमी थे। 2 बच्चे थे हमारे, होते ही किसी न किसी के साथ। निशी की बात और थी। वह कैक्टस पर खिले उस पुष्प के समान थी जिसे घर घर फूलदान में नहीं सजाया जा सकता। अब उससे मिलने का अवसर आया तो मैं ही नहीं, मेरे पति भी उत्सुक हो उठे। विभा के घर पहुंचते ही पहली बात मैंने यही पूछी, निशी आ रही है ना? लिखा तो है, उसने कहा। शादी में 4 दिन बाकी थे। मणि और उसके डॉक्टर पति पहले से मौजूद थे। मेरे पति और डॉक्टर साहब एक दूसरे को भा गए, लिहाजा एक ही दिन में हम काफी घुल मिल गए। हमारी बातचीत घूम फिर कर निशी पर लौट आती थी। मणि ने पूछा, तू क्या विवाह के बाद निशी से मिली नहीं? नहीं, मैंने कहा। उसके विवाह पर जा नहीं पाई थी। बाद में जब दिल्ली आई, निशी यहाँ नहीं रही। और तू? विवाह पर गई थी, मुझसे पहले हुआ था ना, फिर नहीं मिली। तो तूने राकेश को देखा है? हाँ, बहुत सुंदर है, गाता भी खूब है, निशी पर एकदम दीवाना है। शादी से पहले घंटों बैठा उसका मुंह निहारा करता था। कहता था, मेरी एक ही महत्वाकांक्षा है, निशी के खुले केश देखना। अच्छा, आजकल भी हजरत वही करते हैं क्या? डॉक्टर साहब ने हल्के व्यंग्य के साथ कहा। निशी ने लिखा था किसी फर्म में मैनेजर हैं। विभा ने अपने छोटे कटे बाल झटक कर कहा, अरे हाँ। सहसा मणि बोली, एक बार मिली थी निशी, कानपुर के स्टेशन पर। तुम भी तो थे, याद नहीं? वह दुबली पतली लड़की, डॉक्टर साहब ने कहा। फूंक मारो तो उड़ जाए। उस वक्त तो आंखें नहीं हट रही थी। अपना सामान छोड़ उसका चढ़वाने की फिक्र में थे। मणि ने चिढ़ाकर कहा, भाई अब तक तो निशी के बारे में इतना सुन चुके हैं कि वह उर्वशी भी निकली तो कम लगेगी। मेरे पति ने कहा, खैर अब तक तो गोल मटोल हो चुकी होगी। डॉक्टर साहब हंसकर बोले,
मणि इन वर्षों में काफी मोटी हो गई है। उसे निशि के गोल मटोल होने की कल्पना भली लगी। क्या पता बिल्कुल बदल गई हो, उसने कहा और शरीर को ढीला छोड़ दिया। हमारी विभा कौन सी कम है, डॉक्टर साहब ने कहा। और डॉक्टर राजेंद्र छोटे बालों से ही खुश हैं। कहाँ क्लिनिक खोलने का इरादा है, मेरे पति ने विभा से पूछा। यही दिल्ली में। राजेंद्र पहले से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं डॉक्टर से शादी करना चाहती थी, कामकाज में सहूलियत रहती है। राजेंद्र बहुत होनहार डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब ने अपनी राय दी। वे राजेंद्र को पहले से जानते थे। राकेश आएंगे, मैंने पूछा। विभा के होने वाले होनहार डॉक्टर पति से अधिक दिलचस्पी मुझे निशि के प्रणयी कवि पति में थी। लिखा तो है, विभा ने कहा। अगले दिन काम से निपटकर हम बैठक में जमे थे कि निशि पहुंची। वही छरहरा बदन, भारी केश, भावपूर्ण नेत्र, साज सज्जा। विभा दौड़कर उससे लिपट गई। मैंने और मणि ने भी उसका आलिंगन किया, फिर अपने अपने पति से मिलवाया। दोनों ने एक साथ पूछा, वे कहाँ हैं? आ नहीं पाए, छुट्टी नहीं मिली, निशि ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तब मिलना नहीं होगा, मणि ने निराश स्वर में कहा। हो सकता है शादी वाले दिन आ जाए, निशि ने चुपके से कहा। आना ही होगा, हम लोगों का कितना पुराना वायदा है, विभा ने दुलार के साथ कहा। उसमें उनकी शिरकत भी होनी चाहिए। वायदा है तभी आई हूं। राकेश आने ही नहीं दे रहे थे। कह रहे थे शादी के पहले मुझे छोड़कर चले जाने का वायदा कर रखना क्या ठीक था? सच, बड़ी मुश्किल से मनाया। शादी के बाद हम कभी अलग नहीं हुए, निशि ने हंसकर कहा। मैंने निश्वास छोड़ी। एक मेरे पति हैं, एक बार भी मना नहीं किया। सुनते ही बोले, कितने दिन के लिए जाना चाहती हो? कब का टिकट ला दूं? वह तो बाद में छुट्टी मनाने का मन हो आया, इसीलिए साथ चले आए। कितनी प्यारी लग रही हो तुम, बिल्कुल पहले की तरह। साड़ी भी कितनी सुंदर है, मणि कह रही थी। शुक्रिया, राकेश की पसंद है। मैं अपने लिए खुद कभी साड़ी नहीं खरीदती, हमेशा वे लाते हैं, निशि ने कहा। बड़ा अच्छा टेस्ट है। अब तो और भी मिलने को मन कर आया। शादी वाले दिन आएंगे ना, मणि ने कहा। आ सकेंगे तो रुकेंगे नहीं, निशि ने कहा और हंस पड़ी। फिर बोली, अच्छा विभा, अब अपनी सुनाओ, साड़ियां दिखलाओ। वह विभा का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गई। मणि और मैं वहीं ठहरे रहे। पूछा, कैसी लगी? सुंदर है, डॉक्टर साहब बोले। बिल्कुल पहले की तरह। मणि अपनी भारी देह पर नजर डाल लंबे सांस भरकर बोली। मेरे पति ने कहा, उसकी आंखों का भाव
वह भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बीच ही में मैंने कटुता से कहा। मोनालिसा की याद हो आती है। उन्होंने जोड़ा। बिल्कुल, मैंने खुश होकर कहा। वही तो। वाह, तुम तो एकदम जान गए। हम लोग उठकर भीतर चले आए। निशी को अकेला पाकर मैंने पूछा, अब तक फैमिली नहीं बनाई तुम लोगों ने? नहीं, उसने हंसकर कहा। कुछ दिन बस हम दोनों साथ रह ले। प्रसन्नचित्त निशी काम में लग गई। उसकी हंसी की आवाज जहां तहां गूंजती रही। लगा इन 6 वर्षों में उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया, बस हंसने ज्यादा लगी है। एक बात और, पहले निशी को जेवर पहनने का बहुत शौक था। अब देखा कुछ नहीं पहना। हाथ में कांच की चूड़ियां भर हैं। मैंने पूछा, जेवर पहनना छोड़ दिया? हाँ, वह बोली। राकेश को पसंद नहीं है। कहते हैं सोना और पत्थर तुम्हारे सौंदर्य को बिगाड़ देते हैं। ऐसा लगता है जैसे जवा कुसुम को रंग दिया गया हो, या लिली ऑफ द वैली पर सोने का वर्क चढ़ा दिया गया हो। कहकर वह खिलखिलाकर हंस दी। मुझे लगा निशी कुछ ज्यादा हंसती है। हंस मैं भी रही थी, पर मन के भीतर असंतोष और ईर्ष्या का तूफान उठ आया था। उस रात सोते समय मैंने पति की तरफ देखा तक नहीं। दूसरी तरफ करवट किए रही। सहसा अंधेरे में उन्होंने कहा, निशी जब हंसती है तब भी उसकी आंखों में व्यथा का भाव बना रहता है। मैं चुप रही। तुम्हें नहीं लगता? उन्होंने फिर कहा। मैं चुप रही। मुझे लगता है निशी कोई बादल अपने चारों ओर लपेटे है, जैसे कोई बहुत बड़ा अभाव है उसे। छोड़ो कविता, मैं भड़क उठी। अभाव निशी को नहीं है। जहां है वहां तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी। विवाह का दिन आ गया। 3-4 बजे तक मुझे याद है निशी के पति पहुंचे नहीं थे। उसके बाद मैं विवाह के श्रृंगार में व्यस्त हो गई। बारात 7 बजे आने वाली थी। उसे सजा धजा कर मैं बच्चों में लगी रही। फिर स्वयं तैयार होने चली गई। बैठक में पहुंची तो मेहमानों से घिरी विभा ने पास बुलाकर कहा, निशी अभी तक नीचे नहीं आई, जरा बुला ला। मैं दौड़कर ऊपर निशी के कमरे तक पहुंच गई। दरवाजा बंद था। खोलने को हाथ बढ़ाया कि भीतर से पुरुष की हंसी सुनाई पड़ी। मैं सोच रही थी दरवाजा खटखटाऊं या नहीं कि निशी का स्वर सुनाई दिया। तुम्हें आने को मना किया था, फिर क्यों आए? क्यों? पुरुष स्वर कुछ अस्पष्ट, कंपित सा था। इज्जत में कमी आ गई। फिर एक तेज हंसी और वही स्वर। अरे भाई, अपनी कौन सी नौकरी है कि आने में मुश्किल हो? आया हूं जिससे आपकी सहेलियां देख ले शुचिता निशी का पति कैसा है। सचमुच मजे की बात है। फिर वही हंसी। तब बोतल रखो और मेरे साथ नीचे चलो। निशी का स्वर उदास,
पर संयत था। ना बाबा, मैं खत्म करके ही उठूंगा। तब तुम पियो, मैं जाती हूँ। शायद उसने एक कदम आगे बढ़ाया। चूड़ियों की खनखनाहट से लगा हाथ पकड़ लिया गया है। उन सब से क्या कहोगी? पुरुष स्वर फुसफुसा रहा था। वह जो तुम्हारी मोटी सी सहेली है ना, वही जो एक बार कानपुर स्टेशन पर मिली थी। उसने मुझे आते हुए देख लिया था। तुम थके हो, आराम करके आ जाना, निशी ने कहा। पुरुष में जैसे हंसी का ज्वार आ गया। भाई, जवाब नहीं है तुम्हारा। खैर, तुम जाओ, मेरा इरादा सोने का है। तकिया पकड़ाना जरा। और तुमने यह फटीचर सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है? वहां तुम्हारी सहेलियां यो चमक रही हैं कि पता नहीं चलता सोना कहाँ खत्म होता है और औरत शुरू। तुम जानते हो, मेरी शादी की यही 2-4 साड़ियां बची हैं और जेवर कोई नहीं। बस, अब व्याख्यान मत शुरू कर देना। पुरुष ने जमुहाई लेकर कहा। अच्छा है, इस लिबास में तुम एकदम लिली ऑफ द वैली लग रही हो। क्षण भर चुप्पी रही, फिर पुरुष स्वर सुनाई दिया। चलो, अब जाओ भी। नहीं, अभी रहने दो, कुछ देर यहीं बैठती हूँ। क्यों? अकेले जाते शर्म आती है? चटखारेदार हंसी के साथ पुरुष स्वर उभरा। अच्छा, जब बैठी हो तो गिलास चूम दो। उसकी निर्लज्ज हंसी मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुई। घसटते कदमों से नीचे उतर आई। मैं जानती थी मुझे बहुत पहले वहां से हट जाना चाहिए था। नीचे आकर देखा, बारात आ चुकी है। मेरा मन इतना खराब हो रहा था कि उस ठेलम पेल में टिकी न रह सकी। पति को ढूंढकर बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा देर बाहर हवा में चलो। हम लोग बाहर निकल गए। घंटे भर बाद लौटे तो देखा बाहर बारात का खाना चल रहा है। भीतर विभा के पास बैठी निशी उसे खाना खिला रही है। हमें देखते ही बोली, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? विभा कब से बुला रही है। मैं आंखें ऊपर ना उठा सकी, पर पति बोले, आप भी तो बारात के वक्त दिखाई नहीं दी। सुना है राकेश जी आ गए? हाँ। वह लजा कर मुस्कुरा दी। तभी तो देर हो गई, उसने कहा। फिर आवाज धीमी करके मुझसे बोली, पूरा का पूरा दोबारा तैयार होना पड़ा। और खिलखिलाकर हंस दी। अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की कहानी लिली ऑफ द वैली। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपनी पसंद की कोई कहानी
उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।